नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक के दौरान ही विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में ही मंत्री परिषद के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कैबिनेट की बैठक अध्यक्षता में रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेशीय मुद्दों और नीतियों पर भी चर्चा की गई है। विकास कार्यों और योजनाओं पर भी मंथन किया गया है और अधिकारियों को ही प्रभावी निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासनिक निर्णयों पर भी विचार विमर्श किया गया है बैठक में। तो आपको बता दें कि प्रदेश मुद्दों और नीतियों पर खास चर्चा की गई है बैठक के दौरान। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बैठक में मंत्रिपरिषद मौजूद रहे हैं और बैठक में अहम फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में ही प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक के दौरान विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही कार्य करने और योजनाओं के प्रभावी को लेकर भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है और प्रदेशीय मुद्दों और नीतियों पर खास चर्चा की गई है। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मौसम की जानकारी से जुड़े विंड्स कार्यक्रम को मंजूरी और इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेन गोज, हर तहसील में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। तो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर बड़वाह धामनोद मार्ग को 4 लेन करने की भी मंजूरी और 2500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हर ग्राम पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक। भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मौसम की जानकारी से जुड़े WINDS कार्यक्रम को मंजूरी है और हर ग्राम पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेन गाज। आपको बता दें कि इसको लेकर हर तहसील में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और बड़वाह धामनोद मार्ग पर बताया जा रहा है कि 4 लेन करने की भी मंजूरी। तो 2500 करोड़ की लागत से होगा ये निर्माण। बड़ी जानकारी भोपाल से। तो आपको बता दें, हर तहसील में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मौसम की जानकारी से जुड़े विंड्स कार्यक्रम को मंजूरी और इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में लगेगा ऑटोमेटिक रेनगोज और हर तहसील में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम। तो बड़वाह धामनोद मार्ग को ही 4 लेन करने की भी मंजूरी, 2500 करोड़ की लागत से ये निर्माण होगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की ही जानकारी लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने दी है। उन्होंने बैठक के बाद ही मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि राज्य हित में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। राकेश सिंह ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों, आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के लिए गए फैसले प्रदेश के समग्र विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। में जैसे होती है वैसे ही आज संपन्न हुई है और इसमें विभिन्न विषयों पर विकास आधारित विस्तार से चर्चा भी हुई और आज कई सारे विषय उन पर निर्णय भी हुए। अभी जैसे 20 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा
मेट्रो ट्रेन की भोपाल में विधिवत शुभारंभ हो गया है। इसमें पहले चरण में 7 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 8 स्टेशन हैं। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 शहर, इंदौर और भोपाल, दोनों में मेट्रो ट्रैक का नेटवर्क स्थापित हो गया है और इंदौर में अब 3.3 किलोमीटर के अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी सहमति मिल गई है। इसके लिए हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विज़न को भी हम सराहते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें शीघ्रता से संपन्न हो रही हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मैप भी 20 तारीख को लॉन्च हो चुका है, जिसमें अभी 5 जिले रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और नर्मदापुरम ये भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसील सम्मिलित होने वाली हैं। कुल मिलाकर 2524 गांव और 12,099 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी आधारित हैं, इनका भूमि पूजन भी माननीय नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा 23 तारीख को ये होने जा रहा है। और पहले चरण में धार में, पूर्वान में भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद बैतूल जाएंगे और बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ अन्य विकास कार्यों के भी भूमि पूजन और लोकार्पण वो करने जा रहे हैं। एक ही दिन में 2 जगह, एक ही दिन में 2 सर, मेडिकल कॉलेज कितने? 2 हैं? 2 हैं। कल ही हो रहा है 23 तारीख को। और वृंदावन ग्राम के संदर्भ में आप सभी को विदित है ही कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। इसमें ऐसे ग्रामों का चयन हो रहा है जिनकी जनसंख्या लगभग कम से कम 2000 हो और जहां गोवंश कम से कम 500 हो। और इसमें स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से, विधायक से परामर्श के उपरांत ही इनका चयन किया जा रहा है। 230 में से 193 विधानसभा जो ग्रामीण हैं, उनमें इनका चयन हो चुका है। 37 अभी बाकी बची हैं। गायों की संख्या के आधार पर चयन हो रहा है? गायों की संख्या और वहाँ की आबादी लगभग मिनिमम 2000 और गोवंश कम से कम 500 उसके आसपास होना चाहिए। आबादी का खर्च 2000। माननीय गृह मंत्री जी का हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर और रीवा 2 स्थानों पर उनका आगमन हो रहा है। ग्वालियर में प्रातः 11:30 से दोपहर 2 बजे तक वो रहने वाले हैं। वहाँ पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भी वो भाग लेंगे और ये शायद पहली बार होगा कि 2 लाख करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन, निवेशकों को आशय पत्र का आवंटन भी वे करेंगे और मेले का वर्चुअली उद्घाटन भी इसमें प्रस्तावित है। और दोपहर 2 बजे ग्वालियर से उनका प्रस्थान रीवा के लिए होगा। 2:40 पर रीवा पहुंचेंगे। वहाँ कृषि और किसान सम्मेलन, उसमें वो भाग लेंगे और गोवंश वन्य विहार का भी वो अवलोकन करेंगे। कैबिनेट में आज ये भी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, उन सारी समितियों का गठन भी जिलों में चर्चा उपरांत हो जाए और उनकी बैठकें वो भी जहां जहां प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में होने वाली हैं, जैसे रोगी कल्याण समिति है, जिला शहरी अभिकरण है और वृंदावन गांव अनुसरण समिति है, जिला विकास सलाहकार समिति है, इनकी बैठकें भी लगभग सभी जिलों में हो जाएं। और जिन समितियों में मनोनयन होना है उनके बारे में भी आज ये निर्णय हुआ है कि शीघ्र उनमें मनोनयन भी हो जाएगा। आज कैबिनेट में जिन विषयों पर सहमति दी है उसमें मुख्य रूप से है बड़वा धामनोद मार्ग का जो अभी 2 लेन है, ये 4 लेन रूट के रूप में हैम के अंतर्गत इसका उन्नयन होने वाला है। ये लगभग 2 NH को जोड़ने वाली है और उसके साथ साथ महेश्वर और जैसे
प्रमुख स्थान उसको भी इसके माध्यम से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ये एमपीआरडीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल 60% राशि का संचालन ये 15 साल की अवधि तक सरकार को देना होगा और अभी मात्र उसमें 900 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होगी जो दी जाएगी, बाकी 15 साल किश्तों में दिया जाएगा और इसमें आने वाले समय पर जो टोल नाके होंगे वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही संचालित होंगे। तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण ये रोड का निर्माण हो रहा है। अभी गति सीमा लगभग वहां पर होती है 30 किलोमीटर के आसपास, ये बनने के बाद ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो स्वाभाविक रूप से उस पूरे क्षेत्र को इसका अत्यंत लाभ मिलने जा रहा है। लगभग 2500 करोड़ के आसपास है, लगभग 63 किलोमीटर है। ब्याज भी बहुत देना पड़ रहा है आपको। नहीं, आपको 15 आज के समय में आपको 15 साल में पैसा देना है तो स्वाभाविक है कि आप उतना कभी भी ये विकास का जो मॉडल है मॉडल ये पूरे देश में अपनाया जाता है, दुनिया में अपनाया जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है और इस मॉडल के अंतर्गत हम विकास के कार्य कर सकते हैं क्योंकि कई बार बजट की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि विकास कार्यों की सीमाएं नहीं होती, उनकी निरंतरता बनी होती है और दोनों के साथ तालमेल बनाना है तो अपने बजट में ही जो निर्धारित बजट है उसी में अधिकतम विकास के कार्य आप कर सकें, ये आवश्यक है। लेकिन इन 15 सालों में आप ये भी विचार करिए, रोड का मेंटेनेंस भी उसी को करना होगा जिसको ये काम होगा। 15 साल तक इस रोड का पूरा रखरखाव भी उसी के जिम्मे आएगा, तो सरकार का भी बहुत बड़ा पैसा इसमें बचने वाला है। सर 60% कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? मतलब 60 और 40% का मतलब है कि 40% अभी देंगे, 60% 15 वर्षों में किश्तों में देंगे, ये ऐसा है। 19 करोड़ रुपए जीएसटी का। ये तो जीएसटी तो सारे कार्यों में आप उसको ऐसा मान के चलें कि जीएसटी तो सभी कार्यों में सम्मिलित है ही। इसके बाद है आंगनवाड़ी सेवा योजना, इसकी निरंतरता हो और इसकी निरंतरता के लिए 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इसकी निरंतरता की स्वीकृति आज दी गई है। इस योजना में आंगनवाड़ी सेवा योजना जिसमें पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला की पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी सहित पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये सब भी इसमें सम्मिलित है। मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वितीय चरण को भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, एक भोपाल है, दूसरा जबलपुर है। तो जबलपुर में जो उसका सेकेंड फेज है और इसके जो कुलाधिपति होते हैं वो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश होते हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त राशि लगभग 197 करोड़ रुपए ये भी इसके लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, कुलगुरु और कुल सचिव के आवास और 12 मल्टी स्टोरी स्टाफ क्वार्टर्स, कैंपस की बाउंड्री वॉल, ये सब भी इसके अंतर्गत बनेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विंड्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी आज स्वीकृति मिली है। विंड्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, ये सभी जगहों पर स्थापित होना है और इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये स्थापित किए जाएंगे ताकि मौसम के जो हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के आंकड़े हैं ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध हो सके और उसके आधार पर भविष्य की बहुत सारी योजनाएं इसके आधार पर तय हो सकेंगी। तो डाटा सेंटर मुख्यालय क्या रखेंगे? इसका जो मुख्यालय होगा वो दरअसल में वैसे देखा जाए तो जो यहाँ का मुख्यालय है भोपाल वही होगा और हर ग्राम पंचायत में इसका अलग अलग होगा और ये सारा डेटा एक तरह से कहें तो दिल्ली ही भेजा जाएगा, उसका मुख्यालय तो दिल्ली ही होगा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भोपाल के माध्यम से होगी।
तो उसी फंडिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके सहयोग मिल रहा है और उसके सहयोग के बाद में 5 वर्षों की योजना पर लगभग 434 करोड़ रुपए संभावित व्यय है, जिसमें राज्य का जो अंश है वो लगभग 147 करोड़ है। बाकी का केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है। तो ये वो मुख्य विषय थे आज की कैबिनेट के जो आपके सामने रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उज्जैन भ्रमण के दौरान ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के समीप मौजूद सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का अवलोकन कराया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने होटल की छत से उन्हें विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और मां हरसिद्धि मंदिर के शिखर दर्शन भी कराए। मुख्यमंत्री ने होटल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं और इसकी वास्तुकला और पर्यटन की दृष्टि से ही इसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उज्जैन की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं प्रदेश के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने नड्डा को अवलोकन कराया और होटल छत से महाकाल शिखर के दर्शन कराए हैं। धार्मिक पर्यटन को अब नया बढ़ावा मिलने जा रहा है। बीजेपी नेता और अधिकारी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। तो बीजेपी नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा भी अवलोकन कराया है। तो उज्जैन की खबर है, जहां पर आपको बताते चलें इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेता और अधिकारी इस खास मौके पर मौजूद रहे। होटल छत से महाकाल शिखर के दर्शन। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उज्जैन भ्रमण के दौरान ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के समीप मौजूद सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का अवलोकन कराया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होटल की छत से उन्हें विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और मां हरसिद्धि मंदिर के शिखर दर्शन भी कराए। मुख्यमंत्री ने होटल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं और इसकी वास्तुकला और पर्यटन की दृष्टि से इसके महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल उज्जैन की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उज्जैन की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की परियोजनाएं प्रदेश के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में RSETI मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य महिलाओं को स्वर्गीय रोजगार और इसके साथ ही स्वरोजगार के सहित प्रेरित करना और उन्हें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जोड़ना रहा। कार्यक्रम के दौरान ही महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ ही अटल पेंशन योजना की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया भी की गई ताकि वे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि RSETI मेले के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी, परीक्षण प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। तो शहडोल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर RSETI मेले का आयोजन किया गया और महिलाओं को ही स्वरोजगार के लिए प्रेरणा भी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही बैंक खाते खोलने की भी यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पर नजर आई है। तो महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के तहत ही महिलाओं को आगे लाने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें
कि RCTI मेले का यह आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है। तो इस मेले का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना रहा है, उन्हें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना रहा है और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ ही अटल पेंशन योजना की जानकारी भी उन्हें दी गई है। आपको बता दें कि पात्र महिलाओं के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया भी की गई है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी प्राप्त कर सकें। अधिकारियों ने बताया है कि RCTI मेले के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी, परीक्षण प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ही महिलाएं मौजूद रही हैं। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उज्जैन में मौजूद श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत विधान से ही पूजा अर्चना की है और रात्रि की शयन आरती में भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर ही मंदिर प्रशासन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और दर्शन के बाद JP नड्डा ने देश और प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति और कल्याण की भी कामना की है। तो उज्जैन पहुंचे JP नड्डा, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी और महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में भी JP नड्डा शामिल हुए। उज्जैन में नड्डा के विधि पूर्वक पूजा उन्होंने की है। महाकाल से सुख समृद्धि की भी कामना की है। तो उज्जैन में JP नड्डा पहुंचे हुए थे, जहां पर महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना करी और सुख समृद्धि की भी कामना करी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और रात्रि के शयन आरती में भी JP नड्डा शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि दर्शन के बाद JP नड्डा ने देश और प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति और कल्याण की कामना की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।